नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी होती है स्टैटिक जीके की, और शाम को किस टाइम होती है? हर रोज़ शाम को 5 बजे ये क्लास होती है। ठीक है, 5 बजे हमारी क्लास होती है। किस टाइम होती है? शाम को 5 बजे। और कैसे हम पढ़ाते हैं ये तो आपको पढ़कर ही पता चलेगा कि कितनी डिटेल के साथ हम पढ़ाते हैं और कितनी नहीं। क्योंकि ये जान लीजिए कि आधे घंटे में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करा पाता हूँ 30 मिनट में। कारण क्योंकि 30 मिनट में इसलिए मैं 10 क्वेश्चन करा पाता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इतनी सारी डिटेल बताने के बाद, क्वेश्चन की इतनी डिटेल बताने के बाद एक क्वेश्चन में फिर समय नहीं बचता है कि आगे क्लास बना पाऊँ मैं। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं आपकी पहले क्वेश्चन के साथ। 10 ही क्वेश्चन करा पाया था इससे लास्ट क्लास में मैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया था? मैंने आपको इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल बताई थी। क्या था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 71, 72, 73 या फिर 74? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। किसे दिया गया था आपका संवैधानिक दर्जा? पंचायती राज अधिनियम को। किसे दिया गया था? पंचायती राज अधिनियम को। कब दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और लागू कब हुआ था? अगर लागू करने की बात कर देता हूं मैं, तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। भाई ऐसा क्यों था कि 24 अप्रैल को? क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा साइन किए गए थे, तभी कोई अधिनियम पास माना जाता है। तो राष्ट्रपति ने साइन किए तो 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया। और अगर बात करता हूं मैं, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है ना। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज का वर्णन करते हैं। किसका? पंचायती राज का वर्णन करते हैं। अगर बात करता हूं मैं अनुसूची की, तो अनुसूची जोड़ी गई थी 11। क्या जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर बात करूं तो विषय कितने थे उसमें? विषय कितने दिए गए थे? विषय दिए गए थे आपके 29। कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे। इस समय प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो हमारे देश के जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? और क्वेश्चन नंबर 12, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या फिर चीन? बताइए, कौन सा देश बांग्लादेश के नाम से, किसके नाम से? बर्मा के नाम से जाना जाता है। किसके? बर्मा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। कौन सा जाना जाता है? म्यांमार आपका बर्मा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के जो राष्ट्रीय पिता है, अगर उनकी बात करता हूं तो आंग सान थे। अगर आज़ाद की बात करता हूं, जब ये आज़ाद हुआ, किससे? यह है ब्रिटेन का या ब्रिटिश का उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। तो 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 में क्या हुआ? ये आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। अगर म्यांमार के राष्ट्रीय पिता की बात करता हूं, किसकी? राष्ट्रीय पिता की बात करता हूं, तो राष्ट्रीय पिता कौन थे? आगे आंग कौन थे? अंक की बिंदी है यहाँ पर, ये आंग सन। क्या कौन थे? आंग सन यहाँ राष्ट्रपिता। म्यांमार के राष्ट्रपिता कौन है? आंग सन। 4 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? ये आपका आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटिश साम्राज्य से। ब्रिटिश शासन की स्थापना म्यांमार में कब हुई थी? यहाँ पर वो हुआ था, क्या आपका युद्ध हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध। अगर बात करता हूँ 1826 में हुआ था प्रथम बर्मा युद्ध।
प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था कब आपका 1826 में। भाई अंग्रेजों का उपनिवेश कब बना, ये कैसे कैसे बना, तो अंग्रेजों के उपनिवेश बनने की शुरुआत हुई थी 1826 में म्यांमार की क्या हुई थी, या बर्मा की, उस टाइम बर्मा कहलाता था। तो 1826 में प्रथम आपका क्या हुआ, बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1852 में और 1886 में, 1852 में और 1886 में। दूसरा यहां पर क्या था आपका, दूसरा और यहां पर तीसरा क्या था, दूसरा और तीसरा बर्मा युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, 1826, 1852 और 1886 में तीन बर्मा युद्धों के द्वारा बर्मा क्या बना था आपका, ब्रिटिश का उपनिवेश बना था। क्या बना था, ब्रिटिश का उपनिवेश बना था। 1937 से पहले ब्रिटिश ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित कर दिया था। 1937 से पहले क्या किया था, 1937 से पहले ब्रिटिश ने क्या किया था, बर्मा को भारत का राज्य घोषित कर दिया था। क्या किया था, भारत का राज्य घोषित कर दिया था। और यह आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 में। क्या हुआ, 4 जनवरी 1948 में। जो 1935 का अधिनियम आया था उसके द्वारा तो तय कर दिया गया था कि बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से, लेकिन 1935 या फिर 37, क्योंकि 37 तक वो जाके लागू हुआ था, तो ये 1937 से पहले बर्मा को भारत का ही एक राज्य घोषित कर दिया गया था, एक भाग घोषित कर दिया गया था। क्या किया गया था, एक भाग घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोर्सिका द्वीप संबंधित है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से और विंस्टन चर्चिल से। किससे, विंस्टन चर्चिल से। मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से और विंस्टन चर्चिल से। किससे, विंस्टन चर्चिल से। तो किससे है कोर्सिका द्वीप, आपका नेपोलियन बोनापार्ट से, नेपोलियन बोनापार्ट से। देखिए ऐसा क्यों है, बोनापार्ट के बारे में एक बहुत अच्छी एक कहानी है उनके बारे में। पहले इनके इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, मैं बताऊंगा। नेपोलियन बोनापार्ट से कोर्सिका द्वीप क्यों संबंधित है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अजय की को क्या हुआ था, अजय क्या हुआ था आपका, अजय कियो में हुआ था। कहां पे हुआ था, अजय कियो में हुआ था, जो कि कोर्सिका द्वीप से संबंधित है, जो कि कोर्सिका द्वीप से संबंधित है। जो अजय कियो है, वो कैसे कैसे नाम है, मतलब कितने अजीब से नाम है। अपने आगे देखो कितने अच्छे नाम है, हिमालय और आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये देखो क्या है, अजय कियो द्वीप जो है, अजय कियो जो स्थान है, ये आपका कोर्सिकियो द्वीप से संबंधित है। यहीं पर क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, कहते हैं कभी हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और वैसे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष से डरते हैं। कैसे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना काम करने से पहले ही सोचते हैं कि क्या पता हम हार जाए। कुछ लोग तो हार से ही डर जाते हैं कि कल बेइज्जती हो जाएगी, ये कहते हैं ना कि कल बेइज्जती हो जाएगी। और यहां पर खड़ा होकर कहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपका MBA चाय वाला क्या आपका कुछ कहेंगे कि मैं प्रचार कर रहा हूं, कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, जिसकी मेहनत है उसके सामने है। MBA चाय वाला कौन है, MBA चाय वाला कौन नहीं जानता, आज के समय पे उन्हें कौन नहीं जानता, ज़्यादा नहीं जानता मैं उनका नाम, बिल्लोरे चाय वाला कुछ करके है वो, MBA चाय वाला, उनका पूरा नाम नहीं जानता, बिल्लोरे शायद उनका सरनेम है, B से बिल्लोरे बनेगा है ना, और M से उनका नाम बनेगा कुछ, अब मुझे नहीं पता। MBA भी उन्होंने, मतलब MBA का कुछ किस्सा है उनका, और उन्होंने MBA करके, मतलब वो MBA कर रहे थे और चाय बेचना शुरू किया उन्होंने। गट्स चाहिए यार, गट्स है ना, कि इतने बड़े कहाँ से शुरुआत करना, नहीं बेचेगा कोई भी चाय, आप मैं बिल्कुल नहीं, सोचेंगे भी नहीं, डर जाएंगे। और उन्होंने शुरुआत की ना, कोशिश तो करो पहले, चलो तो, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहानी है कि नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना को लेकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता था। एक रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली और उन्होंने कहा उससे कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ पे को, यहाँ को अगर जाओगे, ये पहाड़ पड़ेगा, तो यहाँ इस पहाड़ पे तुम पार नहीं कर पाओगे। आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया, और किसी ने कोशिश की तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया।
अब उसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने गले से एक माला निकाल ली और उसे पहना दी, उस बुजुर्ग महिला को पहना दी और बोला कि जब मैं यहाँ से जीत के आऊँगा तो बस इतना करना कि लोगों को बताना कि मैंने वो कर दिया जो किसी पे नहीं हुआ था। तब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना जवाब दे गई, हिम्मत टूट गई, पूछने लगी कि कौन सा पहाड़ है वो। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा ये वाला जो सामने दिखाई दे रहा है वो वाला। उसके थोड़ा दूर जाने के बाद बोले कि कौन सा है, कह वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो वाला। तीसरी बार जब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना ने पूछा तो उन्होंने कहा वो पहाड़ जो अभी हम पार करके आए हैं वो पहाड़ था। तो देखिए, है ना, तो कर्म करिए, मेहनत करिए, जो होगा समय खुद कर लेगा। आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छे से मेहनत करिए, यही हो सकता है। जिंदगी का पार्ट है, दर्द तकलीफें, कुछ ना कुछ तो हार जीत सबके साथ होती है। देखो दोस्तों, हार या जीत सबके साथ होती है। हारना या जीतना दो चीज़ होगी। आप कोई भी काम कर लो, हारोगे या फिर जीत जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हारोगे तो भी मज़े से तो हारो कम से कम, और जीतो तो फिर तो एंजॉय है ही, है ना। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना मानी जाने वाली 3 गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ताइवान, मलेशिया या फिर थाईलैंड? क्या है? थाईलैंड। तो बताइए, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना मानी जाने वाली कहां पर है ये? चीन, ताइवान, मलेशिया या फिर थाईलैंड? देखिए, हाथी एक ऐसा जानवर होता है जिसके पीछे भौंकने वाले भी उतने ही होते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ने वाले भी उतने ही होते हैं। कैसे? हाथी अगर किसी गली से गुजर जाता है तो उसके पीछे गली के सारे कुत्ते लग जाते हैं, तो उसे ना तो उन कुत्तों की फिक्र होती है जो भौंकते हैं और ना उन इंसानों की फिक्र जो उसे गणेश जी मानकर हाथ जोड़ते हैं। बस वो मस्त होकर चलता रहता है। उसे पता है कि तू इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन नहीं, वो फिर भी अपनी मस्ती में चलता रहता है, अपने काम को करता रहता है, अपनी मंजिल तक उसे पहुंचना होता है। ठीक है, तो आइए, क्या है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? चीन, ताइवान, मलेशिया या फिर थाईलैंड? क्या होगा? चीन, ताइवान, मलेशिया या फिर थाईलैंड? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? चाइना। अगर बात करता हूं, यह जो आपका जहां 3G गॉर्जेस डैम, यह जो बांध है यह किस नदी पर है? अगर नदी की बांध है तो किसी ना किसी नदी पर तो बना होगा ना कोई तो नदी होगी जिस पर यह बांध बना हुआ है, जो विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना है। तो नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है आपका यांगतीजी यांग। क्या है? यांगतीजी, यांगतीजी। ठीक है, यांगतीजी। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व में तीसरे नंबर पर है। क्या है? विश्व में तीसरे नंबर पर है ये। एशिया की तो सबसे बड़ी हो गई और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है ये। अगर बात करूं विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन सी है? आपकी नील नदी। क्या है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सॉरी, नील नदी। और एशिया की कौन सी है? यांगतीजी। कौन सी? यांगतीजी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी है और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना में है। कहां पे है? चाइना में है। बात करते हैं, बौद्ध धर्म के बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? बताइए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को हम बैल से जोड़कर देखते हैं? किससे? जन्म से, महाभिनिष्क्रमण से, प्रबोध से या महापरिनिर्माण से? किसे? महापरिनिर्माण से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ये जन्म गलत लिखा हुआ है, जन्म मैं लिख देता हूं, जन्म। ठीक है, तो किससे? आपका जन्म से, महाभिनिष्क्रमण से या प्रबोध से या महापरिनिर्माण से? किससे संबंधित है? तो किससे है? आपकी जन्म से। ऑप्शन नंबर ए, जन्म से यह जुड़ी हुई घटना है। कैसे? अगर बात करता हूं मैं कि कमल और सांड की, क्या कमल या सांड या बुल की बात है ना, कमल और सांड की, कमल व सांड या फिर बुल किससे? जन्म से जुड़ी हुई है। किससे? जन्म से जोड़कर देखते हैं हम। बात करूं घोड़े की, क्या घोड़े को हम कहीं से जोड़ते हैं? घोड़ा था उनका ग्रह त्याग से। किससे? ग्रह त्याग। ग्रह त्यागने का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बात करूं पीपल की, तो पीपल क्या है? पीपल है ज्ञान प्राप्ति।
क्या है, ज्ञान प्राप्ति। पीपल क्या है, ज्ञान प्राप्ति। पद चिन्ह है निर्वाण से, पद चिन्ह निर्वाण किससे, पद चिन्ह है निर्वाण से। स्तूप है, स्तूप क्या है उनके, स्तूप की पहचान करते हैं मृत्यु से, मृत्यु से उनकी, ठीक है। निर्वाण की अगर बात करता हूं, ठीक है, अगर बात करता हूं मैं जन्म की, तो 583 ईस्वी पूर्व कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, सॉरी 563 ईस्वी पूर्व कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व। और मृत्यु हुई थी, अगर मृत्यु की बात करता हूं तो 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगति भी 483 ईस्वी में ही हुई थी। कब हुई थी, 483 ईस्वी में ही हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इससे संबंधित है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, बताइए। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह है क्या था आपका, इच्छा सब कष्टों का कारण है। किस धर्म ने प्रचार किया है, किसने, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म ने ऐसा कहा है। किसने कहा है, बौद्ध धर्म ने ऐसा कहा है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। यूनानियों के भारत से बाहर किसने निकाला था, बताइए। ये निकाला लिख दिया, निकाला होगा, ये गलती टाइप मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। क्या है ये, निकाला, निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने, किसने निकाला था, किसने निकाला था आपका, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर उस टाइम की बात करता हूं तो सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। कौन था, सेल्यूकस निकेटर, जो यूनान का शासक था, यूनान का शासक बन गया था। उसके बाद 305 ईस्वी की अगर मैं बात करता हूं, 305 ईस्वी की बात करता हूं, ईस्वी पूर्व, ईस्वी की नहीं, ईस्वी पूर्व की बात है। 305 ईस्वी पूर्व की अगर मैं बात करता हूं तो यूनान का शासक कौन था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, यूनान का शासक था। इसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भारत में, पहले तो इसने भारत में बढ़ने की कोशिश की। जब इसने भारत में घुसने की कोशिश की तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, भारत का सम्राट था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट था। उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया। अब वो हार गया, अब जिसको भारतीय हरा दे वो डरे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे कर दी, आपकी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। कहते हैं कि हेलेना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुरुष पर क्या हो गई थी, मोहित हो गई थी, है ना। उसे देखकर, उसके रूप पर, उसके युद्ध कला पर, उसके मतलब उस पर मोहित हो गई कि भाई इतना भयंकर, इतना बलवान शासक आया जिसने उसके पिता को हरा दिया। तो वो उसने क्या किया, वो उस पर मोहित हो गई और उसके पिता ने किससे की, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना की शादी कर दी। हेलेना की शादी हो गई, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से। कह सकते हैं पहली इंटरनेशनल शादी थी। कैसी थी, पहली इंटरनेशनल शादी भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसने सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत कहां पे भेजा, आपका मौर्य शासन में भेजा। कहां पर, मगध में भेजा। मगध में भेजता है कौन, आपका सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी, इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक को लिखने वाला कौन था, मेगास्थनीज, जिसमें संपूर्ण मौर्य काल का वर्णन दिया गया है, जिसमें संपूर्ण मौर्य काल का वर्णन दिया गया है। अगर बात करता हूं मगध का पूरा वर्णन इसमें दिया गया है, इसमें, ठीक है ना। अगर बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है वो है चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। किसके नाम है आपके, किसके नाम है आपके, चाणक्य के ही नाम है। ये किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन अर्थशास्त्र से जुड़ी नहीं है, राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई पुस्तक है। तो ऑप्शन 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे, आपके काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवणबेल बेला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे, कहां पर आपका श्रवणबेल गोला में। कहां पर, श्रवणबेल गोला में। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, अशोक।
जो जैन धर्म का अनुयायी था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो अंतिम श्वास ली थी वो ली थी आपकी स्वर्णगोल बेला में, और भूख प्यास से खाना और पीना छोड़ दिया था। इसे एक विधि कहते हैं, मैं नाम भूल गया, इसे क्या बोलते हैं इसको कुछ, अब तो बैन है ये, लेकिन उस समय पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अपने प्राण त्यागने के लिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने खाना और पीना छोड़ दिया था। कहां पर रहे थे? स्वर्णगोल बेला में ये रहे थे। ठीक है ना? कहां पर? आपका स्वर्णगोल बेला में रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, अशोक था, या बिंबिसार था? बताइए कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य था, आपका बिंदुसार था, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, अशोक था, या बिंबिसार था? तो ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। गलत लिखा हुआ है ये होगा आपका बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसे अमित्र घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अमित्र घात भी इसे कहते हैं। अगर बात करूं चंद्रगुप्त बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। इसका एक पुत्र और था जिसे ससीम कहते थे। क्या कहते थे? ससीम कहते थे। ससीम। बिंदुसार का पुत्र एक और था ससीम, और उसका एक पुत्र और था अशोक। और अशोक चंद्रगुप्त बिंदुसार के बाद पुत्र कौन बना? अशोक शासक बना, और अशोक शासक बना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार ने ना तो मगध का एक भी टुकड़ा, एक भी सुई के बराबर टुकड़ा जाने दिया, और ना ही किसी से लेके आया। बस एक तरह से संरक्षण रहा, इसका कोई भी दुश्मन नहीं था। ठीक है ना इसका, बिंदुसार का, क्योंकि बिंदुसार जो है वो ऐसा राजा था जिसका किसके ज्यादातर कोई युद्ध इसने नहीं लड़ा। एक दो इसके टाइम में विद्रोह हुए, और विद्रोह में एक विद्रोह तो अशोक ने दबा दिया था आपका, उज्जैन का विद्रोह था, अशोक ने दबाया। अगर बात करूं बिंदुसार की, तो बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिसने मौर्य साम्राज्य का ना तो एक सुई की नोक के बराबर टुकड़ा जाने दिया, और ना किसी का लेके आया। ठीक है, अगर विस्तार किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर ए 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन की। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ष, अशोक। क्या होगा? हर्ष होगा, अशोक होगा, या फिर आपका समुद्रगुप्त होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 20वां क्वेश्चन क्या कहता है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? बताइए आप लोग, किसकी है? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो किसकी है? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन की। किसकी? 21वें नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? बताइए, निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो किसने की है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर हरियाणा। ये आपके करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन होंगे जो आपका रिवीजन कराएंगे करंट अफेयर का। मैं तो ये डेली करता हूं क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन ये लाता हूं। तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर हरियाणा। बताइए किसने किया है? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो किसने? हरियाणा सरकार ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? बताइए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की मंजूरी दी है? सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट, योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए किसने दी है? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की घोषणा मंजूरी दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। इनमें से किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु या फिर दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु या फिर दिल्ली? बताइए कहां पर की गई है 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की है? किसने की है? आपका तमिलनाडु ने। कि कहां पर की है? ऑप्शन नंबर सी, कहां पर की गई है? तमिलनाडु में की गई है। ऑप्शन नंबर सी 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लगातार दूसरे वर्ष आपका स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? किसमें? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर आपका डी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आपका पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। 25वें नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा है? 4, 7, 8 या फिर 10? बताइए 4, 7, 8 या फिर आपका 10? 4, 7, 8 या फिर 10? बताइए क्या होगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा है? तो कितने? 8 मेडल जीतकर, नहीं सॉरी 8 नहीं होगा आपका, 7 होगा। क्या होगा आपका? 7 होगा। कितने? 7 मेडल जीतकर। कितने? 7 मेडल जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में। खेल महासंघ विश्व कप 2022, याद रखना 2022 में हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022। 7 मेडल जीते हैं किसने? भारत ने। कितने? 7। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक आपके क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन थे आपके, तो आज यहीं तक रखेंगे दोस्तों। और हाँ, मेहनत करिए, बस इतना ही कहूँगा आप लोगों से। सुबह 6 बजे मैडम की करंट अफेयर होती है, तो डेली आपको करंट अफेयर लेनी है। डेली का मतलब डेली होता है, ठीक है ना? डेली लीजिए करंट अफेयर को, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है आप लोगों को। आपकी बहुत सारी वैकेंसी अब आ जाएगी, चुनाव हो ही चुके हैं, तो बस मेहनत करिए, इसका कोई भी विकल्प नहीं होता मेहनत का। और हाँ, आपकी 9 बजे करंट हिंदी क्लास होती है और शाम को अपनी होती है क्लास ये, तो डेली आइए, बस सपोर्ट करिए। इतनी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, तो आप लोग सपोर्ट करोगे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लाल सा बटन दिया हुआ है साइड में, सब्सक्राइब कर दबा दीजिए। जो आप नहीं दबा रहे हो उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन उसकी बराबर में दिया हुआ है, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, एस से बनता है स्वाध्याय सीरी और एस से बनता है सब्सक्राइब, ठीक है ना? और तो यस, और यस भी किस में आता है? YES, SBS में आता है ना? आता है ना? तो अब एक काम करिए, मेरी बात को करिए, यस स्वाध्याय सीरी के सामने लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, तो यहाँ पर इसे सब्सक्राइब को दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, ब्लैक हो जाएगा, बस इतना कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।